लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात जो करी थी, हम लोग बात कर रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, इन सब की बात करी थी। इसके हमने मैग्निफिकेशन के बारे में बात करी थी, इसके हमने ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके हमने आईपीस लेंस, इन सब के बारे में बात करी थी। ठीक है, कुछ दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती थी उसके हमने कुछ फार्मूला और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अब उसमें हम लोग अगले बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ठीक। देखो ऐसा है, बहुत टाइम तक ये बहस चली रही कि तुम्हारी लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है या वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट थे जो कह रहे थे कि पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कुछ साइंटिस्ट थे जो कह रहे थे वेव की तरह बिहेव करती है। ऐसे बहस चलती रहती है। फिर क्या हुआ, जब लाइट का चीजें देखी गई, वही प्रॉपर्टी भी तो देखी जाएंगी। जब प्रॉपर्टी देखी गई तो ये पाया गया कि जो लाइट है हमारी वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी। लेकिन अगर उन्होंने इंटरफेरेंस देखा, डिफ्रैक्शन देखा, पोलराइजेशन देखा, इन सब में देखा तो वो किसकी तरह बिहेव कर रही थी, वेव की तरह। तो जो हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी उसमें हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ा था और रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में हमारा मिरर था और रिफ्रैक्शन में हमारे लेंस थे। ठीक है, तो जो रे ऑप्टिक्स थी उसमें हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में खत्म किया था। उसके बाद में जो पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इन सब की जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो पहले हमारी रे ऑप्टिक्स खत्म हो गई है, अब क्या है, वेव ऑप्टिक्स। तो ये बोला गया कि बताओ लाइट कैसे बिहेव करती है। तो लाइट दोनों तरीके से बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। यानी कि जो लाइट का नेचर है वो डुअल नेचर है, पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से ये बिहेव करती है। अब देखो, सबसे पहले देखो एक साइंटिस्ट है, सबसे पहले यही आते हैं निकल के, न्यूटन आए और न्यूटन ने कुछ चीजें कही वेव के बारे में कि लाइट कैसे बिहेव करेगी, वेव, और वेव के बारे में कुछ चीजें बोली। कुछ इनकी गलत हो गई, कुछ इनकी चीजें सही हो गई। लेकिन जब इनकी गलत चीजें हुई तो इनकी थ्योरी को एक प्रकार से पूरी तरीके से दबा दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखो कितने में दी थी, 1675 एडी। बहुत हो गया 1675, अभी क्या चल रही है 2025। ठीक है, तो 2025 तो 1675 पे दी थी। इन्होंने कहा जो लाइट है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। लाइट में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल। लाइट में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उन्हें हम लोग कार्पोल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कार्पोल्स। इसके बाद में इन्होंने कहा जो एमिट करते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कैसा होता है, वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है और कंटिन्यूअस लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इसने कहा लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलती है और जो लाइट निकलती है वो तुम्हारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से निकलती है। जो ये तुम्हारे पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, इनकी स्पीड ऑफ लाइट है जो कि हर डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे सूर्य चमक रहा है तो सूर्य हर डायरेक्शन में क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। ठीक है, हर डायरेक्शन में चलता है। और मैंने इससे पहले बताया था
जो लाइट है वो क्या कैरी करती है, एनर्जी की भी कैरी करती है और मोमेंटम भी। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे थे तो लाइट एनर्जी और मोमेंटम दोनों को क्या कर रही थी, दोनों को कैरी कर रही थी। ठीक है, मैंने इंटेंसिटी का ही फार्मूला लिखवाया था। ठीक है, इंटेंसिटी का फार्मूला लगाया था। उसने कहा व्हेन दे स्ट्राइक रेटिना ऑफ द आई, जब ये आई की, आंख की रेटिना पर पड़ते हैं तो हमें सेंसेशन ऑफ विजन तो प्रोड्यूस, तभी तो हमें दिखाई देता है। जब कोई भी लाइट, बेटा हमारे आंखों पर लाइट पड़ती है तभी तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसने कहा इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। देखो हर कलर का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। हर कलर का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। रेड कलर का सबसे ज्यादा और ब्लू कलर का, हाँ रेड कलर का ज्यादा होता है कंपेयर टू ब्लू कलर की। सबसे कम किसका होगा, वायलेट कलर का। किसका होगा, वायलेट कलर का। ठीक है, इस लेकिन पता है क्या है, देखो इस थ्योरी से इन्होंने किस किस चीज को एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एंड लीनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, बट कुड नॉट किसे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को जो एक्सप्लेन किया गया है वो किया गया है वेव थ्योरी के द्वारा, कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, वेव की तरीका। तो वेव की तरीका ट्रेवल करेगी तो उसमें इंटरफेरेंस भी आएगा और डिफ्रैक्शन भी आएगा और पोलराइजेशन भी आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कैसे होता है, जब हमारी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये सब तो सही सही बातें हैं। इसमें बस इतना याद रखना है तुमको कि कौन सा किसके पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, रेड के ज्यादा होते हैं। सबसे कम किसके होंगे, वायलेट के, क्योंकि वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये हम सब लोग विजिबल की बात करेंगे। जितनी भी तुम्हारी रे ऑप्टिक्स है चाहे वेव ऑप्टिक्स है, इसमें सिर्फ हम उस रे की बात कर रहे हैं जो विजिबल है। और विजिबल की वेवलेंथ सबको पता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के कहां होती है, बीच में। ठीक है, 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। इन्हीं से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला देखो, इन्होंने एक चीज और बोली जो इनकी गलत साबित हुई। ये चीज तुम लोगों को भी पता है। इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कौन बोले थे ये, न्यूटन। कौन बोले, न्यूटन बोले इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में, इन्होंने कहा डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है कंपेयर टू रेयर मीडियम के। लेकिन होता क्या है, रेयर में ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि डेंसर में ज्यादा होती है कंपेयर टू रेयर मीडियम के, विच इज इनकरेक्ट। जो इनकी क्या थी, गलत थ्योरी थी। ठीक है, गलत थ्योरी थी। बस इसी के वजह से, इतनी सी बात की वजह से इनकी थ्योरी को नेग्लेक्ट कर दिया या खत्म कर दिया। ठीक है, इन्होंने बस ये बोला कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में, अरे ये तो वेव, ये साउंड की तरह सोच रहे थे। ऐसे साउंड नहीं होता है, साउंड डेंसर में तेज चलता है, रेयर में कम तेज चलता है। तो इन्होंने कहा लाओ इसी को पेल देता हूं मैं इसमें। ठीक है, इन्होंने कह दिया भैया जो लाइट है वो डेंसर में ज्यादा चलती है, रेयर में कम चलती है। जब बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि ये तो रेयर में तेज चल रही थी। उठा के इनकी सब थ्योरी खत्म कर दी। ठीक है, सब थ्योरी खत्म कर दी। उसके बाद में उन्होंने कब दी थी, 1675 में। सबने याद नहीं करनी है। फिर आए हमारे एक चचा जिनका नाम था हाइजन। क्या था, हाइजन आ गए 3 साल बाद, 75 3 78। ठीक है, तो 1678 में हाइजन आए। ठीक है, ये डच साइंटिस्ट है, उसमें डच का बहुत बोलबाला था। ठीक है, डच लोगों का बहुत बोलबाला था। ठीक है, इन्होंने, हाँ, क्रिश्चियन हाइजन्स, ठीक है इनका नाम था, वो सब छोड़ो। इन्होंने क्या कहा, वही चीज, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। न्यूटन क्या बोले, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे। तो उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो दिखा दिया, ना तो पोलराइजेशन बता पाए और ना पोलराइजेशन बता पाए, ना इंटरफेरेंस बता पाए, ना डिफ्रैक्शन बता पाए। ठीक है, अच्छा अब देखो, इन्होंने कहा लाइट किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरीका। कौन बोले, हाइजन्स। जो बात न्यूटन बोले वही बात ये बोले, दीज वेव ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सभी डायरेक्शन में चलती है और किससे चलती है, लाइट की वेलोसिटी से। इन्होंने भी यही बात बोली।
उन्होंने क्या बोला था, पार्टिकल होते हैं, क्या बोला, पार्टिकल, और हर पार्टिकल का साइज क्या होता है, अलग अलग। सबसे ज्यादा किसका, रेड का। ये क्या बोले, ये बोले हर एक कलर की डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ का देखो, अगर कोई वेव के फॉर्म में चलेगी तो यही तो वेव के फॉर्म में चलेगी, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की, और सबसे कम किसकी होती है, वायलेट की। इन्होंने कहा सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है और सबसे कम किसकी है, वायलेट की। फिर इन्होंने कहा इनिशियली द लाइट वेव्स वर assumed to be longitudinal but lateral while explaining the phenomena of polarization the light wave considered to be transverse। इन्होंने जब पहले इन्होंने बोला कि जो लाइट है ना वो लॉन्गिट्यूडनल चलती है, जैसे साउंड नहीं चलती ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जब इन्होंने पोलराइजेशन को देखा, बोले नहीं वो मेरे से गलती हो गई थी, लॉन्गिट्यूडनल नहीं चलती है, ये कैसी चलती है, ट्रांसवर्स चलती है। अब ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है, जो वेव बेटा ऐसे चलती है वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स, और जो ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे जो हमारी साउंड वेव चलती है वो क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, तो बोले लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी चीज जो इन्होंने इनकरेक्ट बोली, जो इनने इनकरेक्ट बोली, वो इन्होंने ये कहा कि पूरा जो यूनिवर्स है, यानी कि धरती के बाहर मतलब ग्रेविटेशन के बाहर, इन्होंने कहा पूरे यूनिवर्स में एक मैटर है, जिस मैटर को नाम इन्होंने क्या दिया, ईथर, ठीक है, ईथर है, और इसकी डेंसिटी बहुत कम है और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा, ठीक है। मुझे बताओ, रबर की इलास्टिसिटी ज्यादा कि स्टील की, रबर स्टील की, जिसे फोर्स लगाने से कम खींचे उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, ठीक है, हाँ। तो इन्होंने कहा हाईली, तो ये बात इन्होंने गलत बोली थी कि भाई पूरे स्पेस में ईथर नहीं है, स्पेस क्या है, खाली, स्पेस क्या है, ये समझ रहे थे कि जो वेव मेरी आ रही है वो वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन रियलिटी ये थी कि वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट, उन्हीं वेव को तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। ये बोले, इनको इस समझ में आया नहीं, बोले कुछ है, बोले क्या है, बताओ भाई क्या है, तो उन्होंने कहा क्या बताओ, बोले ईथर है, बोले ईथर क्या है, बोले ईथर हमें नहीं पता ईथर क्या है, लेकिन ईथर एक नाम दे दिया और बोले इसकी डेंसिटी बहुत कम, ठीक है। बाद में इनकी ये थ्योरी क्या हुई थी, गलत सिद्ध हुई थी। कोई भी चीज नहीं होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, फिर देखो इन्होंने कहा, हाँ वो मैंने बता दिया, डेंसिटी। बेटा ये किस किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये बहुत पूछा जाता है। तो हाइजेंस थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन और क्या किया, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन हम पढ़ लिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई वेव आए और वो वापस क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई वेव आए और दूसरे मीडियम में क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। फिर देखो और किसको, इंटरफेरेंस को, ठीक है, डिफ्रैक्शन को, ये सब पढ़ाएंगे, पोलराइजेशन को, लेकिन किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये सब मैं वेव में ही पढ़ा दूंगा आज और कल में, लेकिन जो तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो ये किसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वेव थ्योरी के द्वारा, ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कर पाए और ना ही कॉम्पटन को। किस को कर दिया, रिफ्लेक्शन को कर दिया, रिफ्रैक्शन को कर दिया, इंटरफेरेंस को कर दिया, डिफ्रैक्शन को कर दिया, ठीक है, और पोलराइजेशन को कर दिया। इन्होंने कहा, हाँ, इन्होंने जो ये वेव थ्योरी दी थी वो किसके फॉर्म में दी थी, वेव फ्रंट के फॉर्म में, ठीक है, वेव फ्रंट के फॉर्म में। अब सबसे पहले बात, सर न्यूटन ने क्या काम करा था, किसकी तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की। न्यूटन किस चीज को एक्सप्लेन कर पाए, पार्टिकल से, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। फिर कौन आए हमारे, हाइजन ने कहा कैसे चलती है, वेव की तरीका, और वेव में किस चीज को एक्सप्लेन कर पाए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, इन सबको
या इन सबको कर पाए, किसको नहीं कर पाए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अच्छा हाइजन क्या बोले? हाइजन बोले कि जो लाइट आ रही है 7 कलर्स की आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की। ठीक है, न्यूटन बोले किसकी तरह बिहेव कर रही है? पार्टिकल की तरह। ठीक है, कार्पोसल्स बोलते थे, कार्पोल्स। ठीक है, कार्पोल्स। तो उन्होंने कहा सबसे छोटा साइज किसका होगा? वायलेट का। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? रेड का। ठीक है, ये सब थ्योरी बोली थी इन्होंने। जो ये इंट्रोड्यूस जो थ्योरी करी थी वो किसके फॉर्म में करी थी बेटा? वेव फ्रंट के फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब हम इसकी अगले बात है। वेव फ्रंट, सबसे पहले मैं वेव फ्रंट। बेसिकली यहाँ पर तुम्हारे लिए वेव फ्रंट 3 प्रकार के हैं। एक होता है बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और एक है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, 3 प्रकार के वेव फ्रंट है। तो इसमें कहा गया क्या? ए वेव फ्रंट इज ए लोकस पॉइंट। चलो इसके बारे में देखो, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला वेव फ्रंट ये है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? जैसे सूर्य गोल है। ठीक है, ऐसे ही तुम कोई है कि यहाँ पर कोई चीज बर्फ टांग दो जो जिसमें हर प्रकार से वो हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई एक कहीं से होल्डर है, उसमें होल्डर ना हो, पूरा ऐसे हो। ठीक है, कोई चीज चमक रही हो है। तो इस प्रकार से जैसे सूर्य है हमारा। अब मान लो बेटा अगर यहाँ पर बीच में कहीं सूर्य है तो सूर्य से प्रकाश जो होता है वो किसके फॉर्म में निकल रहा है? देखो स्फेरिकल। अरे स्फेरिकली तो निकलता है, सबसे कैसे निकल रहा है? गोल गोल निकल रहा है। इसको हम कौन सा वेव फ्रंट बोलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट है। और लाइट हमेशा ऐसे निकलेगी, देखो। ठीक है, इस डायरेक्शन। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। मुझे बताओ, सूर्य से यहां तक प्रकाश आ रहा है, अब यहां से थोड़ा और दूर देखोगे, सूर्य से और दूर, तो वहां पर उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम। अरे तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी यहाँ पर कोई चीज जल रही है, लकड़ी जल रही है, ठीक है, और तुम 100 मीटर दूर जाके तापो, तो क्या वहां पर उसकी इंटेंसिटी पहुंचेगी? क्या नहीं पहुंचेगी, ना प्रकाश पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी वहां पर जाते जाते कम हो जाती है और साथ में एम्पलीट्यूड भी कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज स्फेरिकल फॉर्म में है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? 1/r के। अगर इंटेंसिटी की बात आएगी तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² की। ठीक है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/r² की। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r। ठीक है, ये इंटेंसिटी और क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। ये किसमें होगा? स्फेरिकल फॉर्म में। अगर कैसे हो? स्फेरिकल फॉर्म में। स्फेरिकल का मतलब गोल फॉर्म में हो। ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में हो तो उसके बाद बेटा मैंने कहा 3 प्रकार का, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल बताओ कौन सा है? सिलिंड्रिकल। ये सामने जो ट्यूबलाइट जल रही है ये कैसी है? सिलिंड्रिकल। अगर मैं सिलिंड्रिकल की बात करूं, ठीक है, सिलिंड्रिकल की बात करूं, ठीक है, तो सिलिंड्रिकल में बेटा देखो क्या होता है। देखो मेरे पास में एक ये सिलेंडर है बस, और इसमें लाइट जल रही है, इसमें लाइट जल रही है, लाइट जल रही है। तो भैया कुछ इस प्रकार से देखो इंटेंसिटी होगी। अगर मैं यहां से कितनी दूर पर देखूं? r दूरी पर। ठीक है, जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, इसके पास देखोगे वहां उजीता ज्यादा होगा, यहाँ उजीता कम, और दूर जाओगे उजीता और कम। क्यों? इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? 1/r के। इससे पहले सिलिंड्रिकल में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी? 1/r² के। ठीक है, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√r के। लेकिन स्फेरिकल में एम्पलीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? 1/r
आर के और इंटेंसिटी थी 1/r², ठीक है, 1/r²। यहाँ पर एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√r के और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, ठीक है, 1/r के, ये है। अच्छा, अब देखो सिलेंड्रिकल के बाद फिर आते हैं हमारी प्लेन। 3 प्रकार की थी। पहला क्या हो गया? स्फेरिकल। दूसरा कौन सा हो गया? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तीसरा कौन सा है? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन का मतलब क्या हो गया सर? प्लेन वेव फ्रंट को समझाओ, प्लेन वेव फ्रंट को समझाओ। प्लेन वेव फ्रंट को समझते, जैसे टॉर्च होती है, अरे जो पहले टॉर्च होती है, अब तो टॉर्च का स्वरूप ही बदल गया, ठीक है। तो पहले टॉर्च होती थी, तुम ऐसे मारो तो उतना ही फोकस करके बहुत दूर जाके करता था, सीधा सीधा जाता था, ठीक है। या तुम लेजर लाइट समझ लो, लेजर लाइट देखी है तुम, यहाँ पर वो ऐसे बटन दबाओगे और वो बहुत दूर जाके करेगी, ठीक है, बहुत दूर जाती है लेजर लाइट, लाल होती है कैसी, ठीक है। वो बेटा लेजर कई प्रकार की होती है। लेजर से तुम्हें पता है लोहा भी काटा जाता है, लेजर से कपड़ों पे प्रिंटिंग भी होती है, लेजर से तुम्हारी आंखें भी सही होती हैं। लेजर, हाँ, लेजर इतनी खतरनाक होती है, अगर तुमने लेजर ऐसे किसी मोटरसाइकिल पर ऐसे डाल दिया तो मोटरसाइकिल आधी आधी कट जाएगी, कार पे डाल दिया कार आधी आधी कट जाएगी। अरे जो लोहे को काट सकती है, ठीक है। तो लेजर कई प्रकार की हैं। एक वो भी लेजर है जो तुम मेला से खरीद के लाते हो, है ना, हाँ, वो किसी पर डालते हो ऐसे करके दिखाते हो उसको, है ना, वो लेजर भी है। तो लेजर कई प्रकार की है। एक लेजर से हमारे तुमने देखने बोले लेजर बढ़वा लो चश्मा हट जाएगा, होता है, वो भी लेजर होती है। तो लेजर कई प्रकार की है। देखो, तो मैंने कहा प्लेन वेव फ्रंट का मतलब ये है, जैसे यहां पर मेरे पास में प्लेन वेव फ्रंट में ऐसा वेव फ्रंट है, ठीक है, ये ऐसा है। यहां से लाइट गई सीधी, इससे पास आउट होगी, तो ना तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी और ना ही इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0², r0 की पावर 0, एम्पलीट्यूड भी r0 की पावर, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी कि ना इंटेंसिटी r पे डिपेंड नहीं करती, ना ही एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? r पर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये मेरा कौन सा वेव फ्रंट है सर? प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। 3 टाइप के वेव फ्रंट। पहला स्फेरिकल। स्फेरिकल में बोलो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब बात कर रहा हूं सिलेंड्रिकल की, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब मैं बात कर रहा हूँ प्लेन वेव फ्रंट की, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0, ठीक है। ये वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया। अच्छा भैया अगले बढ़े। अब देखो, अब हाइजेंस थे भाई, हाइजेंस तो हाइजेंस ने अपने अगले भी थ्योरी दी। हाइजेंस ने बताया कि सूर्य से प्रकाश यहां तक कैसे आता है, ठीक है, यह प्रकाश अगले कैसे चलता है, इसके बारे में भी किसने बताया? हाइजेंस ने। एक बात समझना कि हाइजेंस ने क्या बताया। सबसे पहले ये भी थ्योरी इन्होंने कितनी दी? उसी साल में दे दी, 75 में किसने दी? न्यूटन ने। ये भी थ्योरी इसने कितने साल में दे दी? 78 में। इन्होंने कहा लाइट जो है, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ वेव इन ए मीडियम। हाइजेंस प्रोपाउंडेड ए प्रिंसिपल नोन, हाइजेंस ने जो प्रिंसिपल दिया उसे हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली ये है। अब देखो इन्होंने कहा कैसे, उसकी हम बात करते हैं। देखिए उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे में ये होगा, चलो इससे थोड़ा बताते हैं फिर हम लोग ये बोले। इधर देखो, मेरे पास जरा सोचना, ये सन है जिससे लाइट निकल रही है, ठीक है। सन से जैसे ही लाइट निकली, लाइट में एनर्जी होती है,
जैसे ही इसे हम बोलेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे? जैसे ही इससे लाइट निकली, लाइट कैसे निकलेगी बेटा? स्फेरिकल, ऐसे स्फेरिकल निकली। जैसे ये प्राइमरी सोर्स था, ऐसे ही जब ये स्फेरिकल निकली तो इसमें भी बहुत प्रकार के प्राइमरी सोर्स बन गए, ठीक है। और जैसे ये सोर्स से स्फेरिकल निकली थी, ऐसे ही इससे भी स्फेरिकल निकली, इससे भी स्फेरिकल, इससे भी स्फेरिकल, ठीक है। इस प्रकार से कैसे निकली हो? स्फेरिकल। अब देखो, पहले प्राइमरी ये था, प्राइमरी से लाइट स्फेरिकल निकली ये वाली, ठीक है, इसे क्या बोल दिया? सेकेंडरी। अब जैसे ही इसमें बहुत सारे सोर्स बने तो इससे भी क्या बन गए? इसमें भी बहुत सारे प्राइमरी बन गए। अब इसमें भी बहुत सारे बन गए, ऐसे। अब ये बना तो इसमें भी बन गए, ऐसे ये बना तो इसमें भी बन गए। इस प्रकार से लाइट तुम्हारी धीरे धीरे कहां बढ़ रही है? आगे की ओर। अरे तुम बिल्कुल ऐसे समझो इसको, अगर समझना है और अच्छे तरीके से। गांव में एक आदमी रहता था, उस आदमी के 8 बच्चे थे, ठीक है। जैसे इस आदमी से ये बच्चे पैदा हुए, ऐसे ही इन बच्चों से बच्चे पैदा हुए। अरे हुए नहीं हुए? फिर इन बच्चों से बच्चे पैदा हुए, अरे फिर इन बच्चों से क्या पैदा हुए? बच्चे। फिर इन बच्चों से बच्चे पैदा हुए, और देखते देखते हम 150 करोड़ हो गए। अरे हो गए नहीं हो गए भाई? भारतीय जनसंख्या 150 करोड़ से ऊपर है भाई, है ना? 142 करोड़ कुछ। अरे वो चाइना को पीछे छोड़ो, 150 से ऊपर पहुंच गए। भारत हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। मुझे बात पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जितनी जनसंख्या है उतने हर साल तो भारत में पैदा हो जाते हैं, सही है? तो ऐसे समझो, तो ऐसे बेटा देखो, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या बढ़ रहे हैं? ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? आगे। अब सोचो बेटा, पहले ये क्या था? प्राइमरी। प्राइमरी से ये क्या था? सेकेंडरी। फिर ये प्राइमरी बन गया और ये क्या बन गए? सेकेंडरी। फिर सर ये प्राइमरी बन गया और ये क्या बन गए? सेकेंडरी। ऐसे लाइट तुम्हारी धीरे धीरे क्या बढ़ती है? आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। लाइट तुम्हारी आगे बढ़ती जाती है। अब देखो बेटा, जैसे मैंने तुमसे अभी बोला सर यहां से ऐसे लाइट निकली, इसमें ये बन गए। अगर इसके ऐसे को हम जोड़ते चले जाएं तो ये एक प्रकार का क्या बन गया? इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फॉर्म। या ऐसे देखो सर, जैसे लाइट में, जैसे ये मेरा ये था एक, इससे ये लाइट निकली, ऐसे ये पार्टी, इससे भी लाइट निकली, ऐसे ये था, इससे भी लाइट निकली, ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में। तो इसको अगर मैं ऐसे मिलाता चले जाऊं, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फॉर्म। और ये कौन सा है बेटा? प्राइमरी। ये कौन सा है? प्राइमरी वेव फॉर्म, ठीक है। हाइजेंस से ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है, ना कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो हाइजेंस ने क्या बोला? एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, हर गिवन वेव फ्रंट पर एक प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट होता है। कैन बी रिगार्डेड एज फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस एंड सेंड आउट फ्रॉम इट्स ओन स्फेरिकल वेव फ्रंट। और वो क्या करता है? एक नए वेव फ्रंट का निर्माण करता है, ठीक है, एक नया वेव फ्रंट बनाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स सेपरेटेड इन ऑल डायरेक्शन, वो कहां? सारे की सारे डायरेक्शनों में चलता है, जिसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। इससे कोई क्वेश्चन नीट में बनता ही नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नीट में बन ही नहीं सकता। और 12वीं में ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन नीट में इससे क्वेश्चन बनता नहीं, इसीलिए आज तक कभी नीट में इससे क्वेश्चन कोई नहीं आया, ना कोई मतलब है। देखो कुछ मेरिट्स समझ लो हाइजेंस की। मेरिट्स का मतलब होता है खूबियां, ठीक है। डीमेरिट्स का मतलब होता है कमियां, ठीक है। तो इसकी कुछ खूबियां थी। क्या खूबी थी? सबसे पहले क्या खूबी थी? हाइजेंस प्रिंसिपल ने
बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमेना जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और एज वेल एज सबको एक्सप्लेन किया। इसने किसको एक्सप्लेन किया? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ भी इसने एक्सप्लेन कर दिया था, इसने स्नेल्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इसकी डीमेरिट्स, कमियां क्या थी? इसकी कमियां ये थी, ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वेव फ्रंट, देखो ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये देखो अभी मैंने तुमसे बोला था, देखो ये किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसने कहा कि मान लो ये कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, ये लाइट सोर्स कहां जा रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है। ये लाइट सोर्स कहां की ओर बढ़ रहा है बेटा? आगे की ओर। ठीक है, या तुम ऐसे समझो, ये था ए, ये सन था, सन से स्फेरिकल फॉर्म ये बनी और इसमें बहुत सारे न्यू सोर्सेस बने। ठीक है, न्यू सोर्सेस। तो इन्होंने कहा जो लाइट है वो आगे बढ़ रही है, पीछे क्यों नहीं जा रही है? लाइट आगे बढ़ रही है, पीछे क्यों नहीं जा रही? इन्होंने कहा पीछे नहीं जा रही, बोले पीछे क्यों नहीं जा रही? तो इसका मतलब ये था, सीधा इनका ये बेचारे इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई प्रकाश चलाऊं तो लाइट तुम कहोगे अगले बढ़ रही है, पीछे क्यों नहीं जा रही है? तो भैया पीछे इसलिए नहीं जा रही है ना, पीछे क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि पीछे प्रकाश ज्यादा है। पीछे प्रकाश क्या है? ज्यादा। प्रकाश ज्यादा है और उसका प्रकाश क्या होगा? कम। जैसे यहाँ पर बल्ब जले तो यहाँ प्रकाश क्या होगा? कम। यहाँ प्रकाश इसके कारण ज्यादा होगा। तो अगर तुम इसके कारण इधर प्रकाश देखोगे वो तो कम होगा, तो वो कम तुमको दिखाई ही नहीं देगा, कम तुमको दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं तुमसे बताऊं, अभी तुम सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश हो, धूप हो, उसमें बल्ब जला दो तो बल्ब पे क्या प्रकाश दिखाई देगा तुमको? ठीक है, ये दिखेगा खाली हाँ बल्ब जल गया है बस, बाकी कोई मतलब ही नहीं। और उसी को तुम रात में जलाना तो तुमको दिखेगा कि हाँ भाई इसका कितना प्रकाश है। तो इसी प्रकार से कहा गया कि लाइट, इन्होंने कहा पीछे क्यों नहीं जा रही, बोले पीछे इसलिए नहीं, तो पीछे ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सीधे मतलब इसका ये था कि पीछे इसलिए नहीं जा रही है, पीछे ऑलरेडी लाइट क्या है? ज्यादा है। ऑलरेडी लाइट ज्यादा है तो पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनकी ये डीमेरिट्स है। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने कहा था, इन्होंने जो लाइट को एज्यूम किया था वो कैसे एज्यूम किया था? लॉन्गिट्यूडनल। ये भी गलती थी इनकी, इन्होंने लाइट को कैसे एज्यूम किया था? लॉन्ग, लेकिन लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल एज्यूम किया था, इसीलिए ये किसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए? पोलराइजेशन को। वो बात अलग है, इन्होंने बाद में पोलराइजेशन को जब एक्सप्लेन किया तो इन्होंने कहा नहीं गलती हो गई मेरे से, लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, लाइट कैसे चलती है? ट्रांसवर्स चलती है। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर की चलती है। और देखो, ठीक है, इन्होंने कहा डज नॉट एज्यूम either particle in a medium in his experiment। ठीक है, तो क्या बोलो? डिस्प्ले भी अरे प्रदीप भाई देखो सही हो गई। क्या हो गया था इसमें? क्या की परेशानी? मक्खी बैठ रही। ठीक है, चलो सही। देखो, और ये बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर क्या होता है कि लाइट हमेशा कैसी रहती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो चलती है तीनों कैसी डायरेक्शन चलती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सब थ्योरी थी। इसमें मैंने कहा थ्योरी बहुत है, पूरी वेव में थ्योरी भरी गई है। ठीक है, फिर ये आई बेटा, वेव में थ्योरी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर बस थ्योरेटिकल ही दिया गया सब कुछ इसमें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कम हुए, थ्योरेटिकल दिया। अब देखो बेटा, एक होता है इंटरफेरेंस। अब देखो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब ये है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक बल्ब ऐसे है, एक बल्ब और हो,
और दोनों की प्रकाश की वेव आके पड़ी है, ठीक है। तो एक डार्क बनता है ब्राइट बनता है, डार्क बनता है ब्राइट बनता है, ठीक है। अब देखो जरा सोचना कैसे। सबसे पहले इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस हैं। इंटरफेरेंस की सबसे पहली कंडीशन जो है वो तुम्हारा जो सोर्स है वो तुम्हारा कोहेरेंट होना चाहिए। सोर्स कैसा हो? कोहेरेंट। सोर्स तुम्हारा कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है। सर कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये होता है, हाँ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है। एक कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये होता है कि लाइट कंटिन्यू निकले। ये नहीं है कि इससे लाइट अभी निकल रही थोड़ी देर में कम हो गई फिर बढ़ गई फिर कम हो गई। लाइट कंटिन्यूअसली इमिट होनी चाहिए। कैसा सोर्स होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। पहली चीज ये थी कि अगर इंटरफेरेंस होना है तो कैसे लाइट होना चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। ऐसा नहीं है कि इससे की फ्रीक्वेंसी अलग है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी अलग है। दो सोर्स हो दोनों कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट। दूसरी चीज दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसी हो? सेम हो। तीसरी चीज एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हो। एम्पलीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए? सेम। तो सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हो और एम्पलीट्यूड भी कैसा हो? सेम हो। और कैसे होने चाहिए सोर्स? कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है बाइडीएससी। अब देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें तुम एक बार जरा समझना कि सर अगर मैं बाइडीएससी की बात करूं, मैंने तुमसे कहा मेरे पास में एक सोर्स है जो है बेटा यहां पे लिखा हुआ है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स वो होता है जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो। ये प्रकाश आ रहा है, इसमें क्या एक ही वेवलेंथ है? नहीं, ये सफेद प्रकाश है। सफेद प्रकाश में वेवलेंथ कितनी होती है? 7। अरे बिबग्योर कितनी होती है? 7। क्या ये मोनोक्रोमेटिक है? नहीं। बाहर जो सूर्य का प्रकाश है मोनोक्रोमेटिक? नहीं। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए एक सोडियम लैंप ली जाती है, ठीक है। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सोडियम लैंप ली जाती है और वो सोडियम लैंप पीला प्रकाश निकालती है, येलो प्रकाश निकालती है। उसमें क्या होता है? एक ही वेवलेंथ का प्रकाश निकलता है, सिर्फ एक ही वेवलेंथ का। तो यहां पर जो मेरे पास सोर्स होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। क्या इस सोर्स से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, ठीक है। इस सोर्स से अगर इस सोर्स से बनता ना, अगर इस सोर्स से बनता तो यहां पर तुम्हें ब्राइट डार्क दिख रही होती, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक नहीं है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स मैंने लिया और साथ में बेटा 2 स्लिटें लगा दी। स्लिट का मतलब कुछ नहीं है। स्लिट का मतलब ये है कि मैंने एक सोर्स, बेटा एक होल यहां पर है, एक होल यहां पर है, इसको बोल दिया S1 और इसको बोल दिया S2। अब जरा सोचना कि सर मैंने एक सोर्स लिया, इस सोर्स के आगे ये S1 और ये S2, यहां पर क्या लगा दी? स्क्रीन। यहां क्या हो गई? अब लाइट जो होगी, देखो इससे लाइट ऐसे ही तो निकलेगी स्पेरिकल, इससे निकलेगी फिर इससे निकलती जाएगी, ऐसे निकलती जाएगी, ऐसे निकलती जाएगी, फिर इससे निकलती जाएगी, फिर इससे निकलती जाएगी, ठीक है। और ये जहां जहां देखो इस प्रकार से, जैसे इसमें दिखा रखा है, दिखा रखा है सर, देखो ये लाइट निकल रही है इससे और इससे कैसे निकल रही है? ये देखो इससे कैसे निकल रही है? ये दिख रही है निकलते हुए ये, और दूसरे से कैसे निकल रही है? दूसरे से इससे ऐसे निकल रही है, ठीक है। ये निकल रही है। अब ये आपस में क्या कर रही है? कट कर रही है, आपस में कट। अब इसमें 2 नेचर होते हैं, एक होता है ब्राइट और एक होता है डार्क। अब देख लो ब्राइट कैसे मिलेगी। मान लो मेरे पास में एक वेव ये है और दूसरी वेव जो है, इससे वेव गई एक, ये इससे गई वेव, वो भी ऐसे ही हो, तो दोनों मिलके एक बड़ी वेव बनाएंगी। कैसी बनाएंगी? बड़ी वेव। तो इसे बोलेंगे हम लोग ब्राइट। लेकिन अगर मान लो ये इन दोनों वेवों का मिलन कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक वेव ऐसी है और दूसरी वेव ऐसी है, तो इन दोनों का जो मिलन होगा वो कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है, देखो ये इसको क्या कर देगी? कैंसिल। ये इसको क्या कर देगी? कैंसिल। तो वहां पर तुमको क्या मिलेगी? डार्क फ्रिंज। वहां पर क्या मिलेगी? डार्क फ्रिंज। तो यहां पर ध्यान रखना एक चीज और, सेंटर पर हमेशा और हमेशा ब्राइट होगी। सेंटर पर हमेशा क्या होगी? ब्राइट, ठीक है।
और ब्राइट के बाद में डार्क ब्राइट ऐसे मिलती चली जाएगी, ऐसे ही नीचे सेंटर पर ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, लेकिन सेंटर पर हमेशा कैसी मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सेंटर पर हमेशा और हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है। ये क्या होती है? स्क्रीन। ये होती है स्क्रीन। कुछ बातें और याद रखना। क्या बेटा? जो ये स्लिट है, इससे लेके स्क्रीन तक के बीच की दूरी को हम कैपिटल डी बोलते हैं। यहां पर जो दूरी होती है उसे क्या बोलेंगे? स्मॉल डी। क्या बोल देंगे हम लोग? स्मॉल डी बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एक प्रारूप देखो ऐसे, ये है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करते हैं। मैंने तुमसे कहा मान लो, वैसे मैंने पूरा दिखाया था यहाँ पर, सर एक सोर्स मेरे पास ये है, एक सोर्स ये है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? दोनों के बीच की दूरी क्या है? डी। दोनों के बीच। अब जरा समझो बेटा, यहां पर मान लो स्क्रीन है मेरे पास, ये स्क्रीन है। एक वेव ऐसे गई, यहां मिली, एक वेव ऐसे गई, यहां मिली। कौन से पॉइंट पर मिली? पी पॉइंट पर। इसका जो सेंटर होगा, सेंटर तो ये है, यहां से लेके जहां तक पी तक मिली है उसकी डिस्टेंस क्या मान ली मैंने? बाई। इन दोनों के बीच की, देखो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या कह दी? कैपिटल है। अगर मैंने इसको 20 से मिलाया तो ये क्या हो गया? थीटा। ये मान लिया थीटा। अब बेटा इसमें पता है पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस का मतलब है, देखो खुद बताओ मुझे, ये वाली वेव कम चली है और ये वाली वेव ज्यादा चली है, तो ये जितनी ज्यादा चली है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। तो ये कितनी ज्यादा चली है कैसे निकालें? कितनी ज्यादा चली है कैसे निकालें? तो हम क्या करें, यहां से परपेंडिकुलर डालें। यहां से क्या डाल दें? इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये डिस्टेंस देखो बेटा लिखी हुई है, कितना है ये डिस्टेंस? डी। इस एंगल को भी क्या मान लिया? थीटा। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। और ये 90 है तो 90 के सामने क्या होगा? कर्ण। क्या होगा? कर्ण। तो यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। या तुम ये कह दो सर कौन सी ज्यादा चली थी? देखो H2P माइनस S1P। इसको चाहो तो तुम क्या बोल दो? पाथ डिफरेंस। क्या बोल दिया? पाथ डिफरेंस, ठीक है। देखो नीचे वाली ज्यादा चली, कितना पाथ डिफरेंस होता है? तो बेटा देखो अगर मैं इसको निकालूं, ठीक है, साइन थीटा रखो, ये एंगल क्या मान लिया? साइन थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर, यही तो निकालना है। हाइपोथेनियस क्या है? डी। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया? डी साइन थीटा। क्या आ गया? यही तुम्हारा क्या है बेटा? पाथ डिफरेंस, जिसे किससे डिनोट कर देते हैं? डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स से। तो जो मेरा पाथ डिफरेंस है, जो मेरा पाथ डिफरेंस वो क्या है? डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या है मेरा? डी साइन थीटा। कितना है? डी साइन थीटा, ठीक है। पाथ डिफरेंस जो है वो है मेरा डी साइन थीटा, ठीक है। अब एक बात याद रखो बेटा, सोचो जरा, सर अगर मैं कहूं एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, पाथ डिफरेंस क्या आया? डी साइन थीटा। एंगल बहुत छोटा है तो सिर्फ क्या हो गया? डी थीटा। अरे साइन हटा दिया तो क्या बचा? थीटा। अब तुम सोचना सर ये एंगल कितना है बेटा? थीटा। और ये क्या है? ये डिस्टेंस क्या है? वाई। यहां तक की डिस्टेंस क्या है? डी। तो अगर मैं इसमें टेन थीटा की बात करूं, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि बाई, लंब हो गया बाई और ये डिस्टेंस क्या हो गई? डी। भाई एंगल बहुत छोटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? बाई अपॉन डी। उठा के अगर मैं यहां पुटअप करूंगा तो मेरा जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला आया वो आया डी बाई अपॉन कैपिटल डी, बाई अपॉन कैपिटल डी। ये बाई डी एस सी, बाई डी एस सी का मतलब हो गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बाई डी एस सी में ये किसका फार्मूला है? पाथ डिफरेंस, ठीक है। बाई डी एस सी में ये किसका फार्मूला है? पाथ डिफरेंस का। पाथ डिफरेंस का फार्मूला है बाई डी एस सी, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पाथ डिफरेंस का ये फार्मूला है। अब देखो बेटा, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज किसी भी फ्रिंज की बात करूं, ठीक है,
तुमको पीछे वाली कोई चीज याद नहीं थी, सिर्फ इतनी याद रखनी थी कि जो मेरा पाथ डिफरेंस होगा, जो मेरा पाथ डिफरेंस होगा उसका फार्मूला क्या होगा, dy अपॉन कैपिटल D, जहां पर स्मॉल d क्या है, स्लिट के बीचों की दूरी, कैपिटल D क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। सही है। अच्छा, बाई क्या है, सेंटर से जिस पॉइंट पर मुझे फ्रिंज मिली थी वहां तक की डिस्टेंस, वहां तक की डिस्टेंस। अब एक बात जरा सोचो बेटा, अगर मैं तुमसे ये कहूं सर ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर मुझे क्या मिली, ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है एन लैम्डा, जहां n स्टार्ट होता है 0 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस क्यों आया, प्लस माइनस इसलिए आया, बीच में क्या होता है ब्राइट, प्लस लोगे तो ऊपर डार्क फिर ब्राइट, नीचे लोगे तो क्या आएगा माइनस, नीचे क्या आएगा माइनस, ऊपर लोगे तो प्लस, नीचे लोगे तो माइनस। तो सर जो फार्मूला होता है ब्राइट के लिए फार्मूला वो डेल्टा एक्स बराबर क्या है, एन लैम्डा। अगर मैं ये कहूं सर आपसे पाथ डिफरेंस का फार्मूला मेरा एन लैम्डा है, लेकिन अभी पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या आया था, dy ओवर d। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो एन लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ठीक है। अगर मैं n बराबर 0 रख दूं तो क्या y की वैल्यू 0 आ जाएगी, सोचो n की जगह 0 रख दूं तो y की जगह क्या, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो n की जगह 0 रख दूं तो सर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। बोले कैसे, इधर देखो सर ये सेंटर है, सेंटर पर ब्राइटी तो मिल रही है, तो यहां से खुद से 0 डिस्टेंस पर ब्राइटी तो है। अगर मैं n बराबर 1 रखूं, n बराबर क्या रखूं 1, तो मुझे कौन सी मिलेगी, फर्स्ट ब्राइट। n बराबर -1 रखूं तो नीचे की फर्स्ट ब्राइट, n बराबर 2 रखूं तो कौन सी मिलेगी, सेकेंड ब्राइट, n बराबर -2 तो नीचे की सेकेंड ब्राइट। समझ में आ रही है। तो मुझे ब्राइट फ्रिंज के लिए जो फार्मूला आया है y का, वो है y बराबर एन लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, एन लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अगर मुझे जो भी फ्रिंज चाहिए, मैंने कहा मुझे बताओ फोर्थ ब्राइट चाहिए तो n की जगह क्या रख दो 4, तुमसे कहे मुझे फिफ्थ ब्राइट चाहिए तो n की जगह क्या रख दो 5। ठीक है, मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिलती जाएंगे। ठीक है, अब देखो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है सर जी, डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस का फार्मूला है वो होता है 2n - 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, डार्क फ्रिंज के लिए ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है बेटा, डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला है वो 2n - 1 लैम्डा अपॉन 2। अब देखो सर, पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होता था, सॉरी पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता था dy अपॉन कैपिटल D, 2n - 1 लैम्डा बाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2n - 1 लैम्डा D अपॉन 2। ठीक है, बस इतना याद रखना है, यहां पर n की वैल्यू +-1 +-2 ये रहे। ठीक है, ये रहे। ठीक है, अब जैसे मान लो तुमको फर्स्ट डार्क देखना है, फर्स्ट डार्क। ठीक है, तो उसके लिए देखो ब्राइट के लिए फार्मूला क्या था n लैम्डा D अपॉन D। यहां फार्मूला क्या है
2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ये फार्मूला हो जाता है। ब्राइट के लिए क्या था, n लैम्डा डी अपॉन d। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ठीक है, इसके लिए ये फार्मूला हो जाता है। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। ठीक है, ब्राइट के लिए और किसके लिए, डार्क के लिए। अब जरा सोचेंगे क्वेश्चंस में। एक बात जरा सोचो, मैंने कहा मुझे बाईडीएससी में ये स्क्रीन है सर, बीच में सेंटर पर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर ये कौन सी ब्राइट है, सेकेंड ब्राइट। अरे ये तो सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट और ये सेकेंड। ये कौन सी डार्क, सेकेंड डार्क। कौन सी डार्क, ये कौन सी डार्क, फर्स्ट। ये कौन सी ब्राइट, फर्स्ट। यही तो मिलेगी। अगर मैं तुमसे कहा बताओ सेकेंड ब्राइट की डिस्टेंस क्या होगी, सेकेंड ब्राइट की डिस्टेंस, सेकेंड ब्राइट यही तो है, तो ये डिस्टेंस सेकेंड ब्राइट की हो गई। तो ब्राइट के लिए फार्मूला क्या लगता है, n लैम्डा d अपॉन ब्राइट के लिए n लैम्डा d अपॉन n की जगह कौन सा है सर, सेकेंड। कौन सा है, तो n की जगह 2 रख दो, तो 2 लैम्डा d अपॉन हो गया। मैंने कहा बताओ सेकेंड डार्क, तो सेकेंड डार्क पहली डार्क और ये कौन सी डार्क है, दूसरी डार्क। तो ये दूरी क्या होगी बेटा, सेकेंड डार्क की, बाई डैश मान लिया। तो फार्मूला क्या होता है, 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन n की जगह क्या रखूं, 2, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3 लैम्डा d अपॉन। सही है, सेकेंड डार्क आ गया। समझ आ रही है। ये क्या हो गया, ये ब्राइट के लिए तो याद रखना बस, ब्राइट के लिए n लैम्डा d अपॉन, डार्क के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d। ये ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए अलग अलग तुम्हारे फार्मूलाज होते थे। ब्राइट के लिए अलग था, डार्क के लिए अलग था। अब इसमें अगले बढ़ते हैं। देखो ये सब मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो। इसने कहा फ्रिंज विड्थ। अब देखो बेटा, फ्रिंज विड्थ समझो, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। विड्थ का मतलब चौड़ाई। अब मुझे बताओ, यहां पर तुम्हें क्या मिला, ब्राइट, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर। अब देखो बेटा, फ्रिंज विड्थ का मतलब है दो लगातार ब्राइट ब्राइट या डार्क डार्क, ब्राइट ब्राइट या फिर डार्क डार्क। ठीक है, जैसे ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, इनके बीच की दूरी फ्रिंज विड्थ कहलाएगी, जिसे हम बीटा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, ये डार्क है, ये डार्क है, दो लगातार डार्कों के बीच की दूरी भी फ्रिंज विड्थ कहलाएगी, जिसे हम बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ को किससे नोट करते हैं सर, बीटा से। अब हम कहें, देखो जरा सोचना, बीटा को हम लोग निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, तुम लोग मुझे बताओ। मैंने तुमसे कहा मान लो बेटा ये सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट, ये मेरे पास में nth ब्राइट है, nth क्या है, ब्राइट। उसके बाद में बीच में क्या होगी, डार्क, फिर क्या होगी, ब्राइट। अगर ये nth ब्राइट है तो ये n-1 ब्राइट नहीं है, n- बात मारिए। अरे ये कौन सी ब्राइट है, nth ब्राइट, तो ये कौन सी ब्राइट होगी, नीचे वाली, जस्ट लगातार है ना, n-1। जैसे तुम कहोगे ये 3 है तो ये क्या है, 4 है, तो 4 से अगर ऊपर आओगे तो 1 घटाओगे ना, तो n में से 1 घटाए तो क्या होगा, n-। अब सोचा सर, यहां से ये जो डिस्टेंस है यहां तक की, उसे मैंने क्या ले लिया, बाई n। क्या ले लिया, बाई n। भाई nth ब्राइट है ना, तो क्या ले लिया, बाई n। और ये जो डिस्टेंस है इसे मैंने ले लिया बाई n-। सोचो, इस वाली डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस को घटा दूं तो मेरे पास में ब्राइट ब्राइट के बीच की दूरी तो बचेगी, ब्राइट ब्राइट के बीच की दूरी। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, फ्रिंज विड्थ, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो क्या फार्मूला हो जाएगा, तो सर जी अगर मैं n की बात करूंगा तो n लैम्डा d अपॉन
एन लैम्डा डी अपॉन माइनस, ये किसकी हो गई सर, nth ब्राइट की। किसकी हो गई बेटा, देखो बीटा बराबर बाई एन माइनस बाई एन माइनस, तो n की हो गई n लैम्डा डी अपॉन डी, इसकी हो गई n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन डी। यहां पर अगर मैं करूं तो n लैम्डा डी अपॉन डी, इसकी अंदर गुणा करें तो n लैम्डा डी अपॉन डी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस लैम्डा डी अपॉन डी, इससे ये कट गया तो सिर्फ क्या बचा, लैम्डा डी अपॉन डी। तो जो मेरा बीटा का फार्मूला आया, बीटा का फार्मूला वो आया लैम्डा डी अपॉन डी, यानी कि फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन डी। अब तुम जरा सोचना, देखो यहां पर मैंने ये बता भी रखा है बेटा, देखो ये भी ब्राइट है और ये भी क्या है, ब्राइट है। दो ब्राइट के बीच की दूरी क्या है, बीटा। इसी प्रकार से ये डार्क है और ये भी डार्क, दो लगातार डार्क के बीच की दूरी क्या है, बीटा। बीटा का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, ये होता है। अब तो मुझे बताओ, मेरे पास में स्क्रीन है और यहां स्लिट्स रखी हुई है, यहां सोर्स, इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी। ये सेंट्रल क्या हो गया, ब्राइट हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल क्या हो गया, ये S1 और ये, मुझे बताओ अगर मैं यहां पर जो सोर्स है ना वो मेरा रेड कलर का है, कौन से कलर का है, रेड कलर का, तो जो मुझे फ्रिंज विड्थ मिल रही है वो बीटा रेड मिल रही है। अब मैंने रेड की जगह ग्रीन ला दिया, रेड की जगह क्या ला दिया, तो मुझे जो बीटा मिल रही है वो मुझे मिल रही है बीटा ग्रीन। तुम बताओ इनमें से किसकी विड्थ ज्यादा होगी, रेड की कि ग्रीन की। देखो विड्थ का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी, तो जिसकी लैम्डा ज्यादा, अरे क्या मैं स्मॉल डी चेंज कर रहा हूं, नहीं। क्या मैं कैपिटल डी चेंज कर रहा हूं, नहीं। तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा। लैम्डा किसका ज्यादा होता है, रेड का, तो जो फ्रिंज विड्थ होगी वो सबसे ज्यादा कौन से कलर के लिए होगी, रेड की, और सबसे कम किसके लिए होगी, वायलेट कलर के लिए। वायलेट कलर के लिए सबसे कम होगी और रेड के लिए सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ। दूसरी चीज बेटा, अगर इन दोनों के बीच की दूरी घटा दी जाए, दूरी क्या कर दी जाए, दूरी अगर घटाओगे, कम करोगे तो बीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। अगर इन दोनों के बीच की दूरी, जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है, अगर इसको भी तुम बढ़ा दोगे, इसको क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तब भी बीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं कि बताओ किसकी फ्रिंज विड्थ, कौन से कलर की फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होगी और कौन से कलर की फ्रिंज विड्थ सबसे कम होगी, या इन दोनों की दूरी, इसकी दूरी, स्लिट के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो बीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या दोनों स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो बीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए, ये ठीक है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, ब्राइट और ब्राइट के बीच की दूरी क्या होती है, बीटा, क्या होती है, तो अब बताओ सर ब्राइट और डार्क के बीच की दूरी क्या होगी, बीटा बटे 2। अरे सर ब्राइट ये दूरी बीटा है तो इसकी ये आधी नहीं होगी, तो बीटा और डार्क और ब्राइट के बीच की दूरी बीटा बाई 2, ये दूरी क्या है, बीटा, तो ये बीटा बाई 2। ठीक है, देखो ये रिलेशन भी मैंने लिख रखा है कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा जितना ज्यादा होगा बीटा उतना ज्यादा होगा, या फिर फ्रिंज विड्थ उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा लैम्डा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतनी ज्यादा फ्रिंज विड्थ। ये होता है। स्कूल से आ रही हो आज, रानी अवंती भाई, रामलो भाई, स्कूल प्रैक्टिकल चल रहा है क्या, क्लास चल रही है, बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे थे आज लगभग क्लास में, हैं हमारे क्लास में 6 बच्चे थे। वैसे बच्चे कितने हैं,
80 में 6 बच्चे थे। बीटा बराबर बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। गवर्नमेंट सिर्फ एक काम कर दे, सिर्फ एक काम। गवर्नमेंट इतना सोचती है कि बच्चे पढ़ें, टीचर पढ़ाएं, भाई गवर्नमेंट सिर्फ एक काम कर दे बस। इतना सारे बच्चे पढ़ेंगे और सारे बच्चे आएंगे भी, टीचर भी पढ़ाएंगे। क्या काम कर दे? जैसे अपने अवोदय में होता है, टीचर हम पढ़ा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हो रही है और ये इंटरनेट पर पढ़ेगी। ऐसे हर कॉलेज के लिए एक ग्रुप बना दो यूट्यूब का, टीचर पर डे पढ़ाएगा और पर डे वीडियो पढ़ेगी। सही है? अब टीचर क्या करेगा? अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो उससे रीजन पूछा जाए, भाई वीडियो क्यों नहीं है ये आज? ठीक है, इसका मतलब आपने पढ़ाया नहीं, सीधी सी बात है। या तो आप एब्सेंट हो, आप प्रेजेंट हो और आपने वीडियो नहीं डाली, इसका मतलब आपने पढ़ाया नहीं। तो टीचर हर दिन पढ़ाएगा, ठीक है, और वो उठा के कहाँ डाली जाएगी? यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे डाली जाएगी, अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो पूरी पब्लिक देखेगी, ये सर जी कैसे पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो पढ़ा ही नहीं रहे, ये तो बैठे रहते हैं, नहीं समझे? तो उसकी मजबूरी हो जाएगी पढ़ाना। अब जब मजबूरी हो जाएगी पढ़ाना, तो जब पढ़ाएगा तो बच्चे भी आएंगे, तो बच्चे भी पढ़ेंगे। बस इतना सा गवर्नमेंट कर दे, सारी शिक्षा व्यवस्था अपने आप सुधरते चली जाएगी। एकदम इतना तगड़ा चेंजमेंट आएगा। पहले तो टीचर लोग बहुत विरोध करेंगे इसका, कहेंगे अरे नहीं आराम से तुम लोग देखो, नहीं यहाँ टीचर तुम देखो, सब जितने भी इंटर कॉलेज हैं आराम से टीचर बैठे हैं मस्त आराम से, कोई मतलब ही नहीं है किसी प्रकार से। बच्चे 2-4 आ गए बस पढ़ा दिया, बस छुट्टी, कोई मतलब। वही चीज है, इतने कागज टीचर लोग ये होता है। चलो हाँ, अब बात होती है बेटा एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज की। इसके बारे में पहले एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या है? यहां मेरे पास में स्क्रीन है, यहां मेरे पास एक स्लिट है, ये स्लिट S1 और ये स्लिट बीच का सेंटर हो गया। अब सोचना बेटा, मान लो यहां से लाइट जा रही है और यहां तुमको मिल रही है, ठीक है? ये तुम कोई सी ब्राइट मान लो तुमने ये कह दिया ये सर जी मेरी nth ब्राइट है। nth क्या है? ब्राइट। तो इसके ऊपर तुम्हें क्या मिलेगी? n+1 ब्राइट, n+, देखो एक ब्राइट तुम्हें यहां मिली, चाहे तो ऐसे समझो। एंगुलर का मतलब समझो, एंगुलर का मतलब सीधे जाने यहां कोण होगा, वहां पर क्या होगा? एंगुलर। यहां से तुम्हें एक ब्राइट यहां मिली, तो इसके ऊपर एक ब्राइट और मिली, तो जो ये एंगल है लगातार ब्राइट का बीच में, ठीक है? जैसे मैंने तुमसे कहा, हाँ मैंने आपसे कहा लगातार जो एंगल है इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। इसको क्या मान लिया? थीटा, ठीक है? ये डी थीटा कहते हैं, थीटा। अब देखो बेटा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल, ये क्या बोल दिया? थीटा है। तो इसे क्या बोल दिया? थीटा n+, ठीक है? अगर ये डिस्टेंस yn है और ये डिस्टेंस क्या है? yn+, ये डिस्टेंस yn और उधर वाली yn+1, ठीक है? अब देखो सर, अगर मैं इस थीटा n की बात करूं, tan थीटा लगाऊं, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधा, तो yn/d। तुम्हें पता है डार्क के लिए yn की वैल्यू क्या होती है? n λd/, यही तो होती है। अगर मैं यहां पर n λd/d और नीचे ये d से d कट गया, तो सिर्फ क्या बचा? n λ/d। ये कौन सा एंगल है? ये nth ब्राइट के लिए है, ठीक है? अब मैं n+1 निकालूंगा, तो n की जगह क्या कर दूंगा? n+1। तो मेरे पास में जो एंगल आएगा n+1 λ/d, ये आ जाएगा, ठीक है? अब मैं तुमसे कहूं, बताओ एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या कहलाएगी? तो इस एंगल में से ये वाला एंगल क्या कर दो? घटा दो, ठीक है?
तो इसमें से जब ये घटाओगे तो ये आया लैम्डा अपॉन डी। तो हर एक ब्राइट है और उसके अगले एक ब्राइट और है, ठीक है। तो उनके बीच में जो ये छोटा सा एंगल है वो किसके बराबर है, लैम्डा अपॉन डी के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। इसको बोलेंगे हम लोग एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। अब तुम एक बात देखो, मुझे बताओ सर, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज सर बीटा बराबर क्या होता था, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। और यहां पर सर मेरा जो थीटा की वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, लैम्डा अपॉन डी। तो लैम्डा अपॉन डी की जगह मैंने क्या रख दिया, थीटा रख दिया, ठीक है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू डी, या फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन डी, ठीक है। ये थीटा क्या है सर, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। बीटा क्या है तुम्हारी, फ्रिंज विड्थ। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ। तो ये रिलेशन हो गया फ्रिंज विड्थ और एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, दोनों के बीच में जो रिलेशन है थीटा बराबर। अब देखो सर जी ये है क्या क्या, वही मैंने तुमसे बोला ना, ये स्क्रीन है, ये क्या है स्क्रीन, यहाँ क्या है स्लिट है। तो यहां से मुझे nth ब्राइट मिल रहा है और यहां पर मुझे n+1 ब्राइट मिल रहा है। इसके बीच में जो ये एंगल है वो क्या है, थीटा। ये क्या है, थीटा। और बीटा क्या है सर, बीच में मुझे क्या मिल रहा है, ब्राइट, फिर क्या मिल रहा है, डार्क, फिर क्या मिल रहा है, ब्राइट। तो ब्राइट और ब्राइट के बीच की जो दूरी है वो क्या है तुम्हारी, बीटा। वो क्या है, बीटा। तो थीटा बराबर क्या है, बीटा अपॉन डी, ठीक है। इनका दोनों का जो रिलेशन है एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज का, और ये हो जाएगा, ठीक है। करो नोट डाउन फटाफट।
कर लिया। अब देखो मुझे बताओ बेटा, nth ब्राइट फ्रिंज की फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? तो y इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन, डार्क के लिए क्या होता है 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। फ्रिंज विड्थ क्या हो गई लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। फ्रिंज विड्थ हो गई, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो गई थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी। सर रिलेशन क्या है बीटा और थीटा का? तो बीटा बराबर डी थीटा, बीटा बराबर या थीटा बराबर बीटा अपॉन डी, बीटा अपॉन डी, ठीक है। अब देखो इंटेंसिटी, बच्चों जब मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा था एक बार जरा सोचना, सर इंटेंसिटी का मैं इससे पहले करा चुका हूं, आई बराबर I1 प्लस I2, ये फार्मूला लिखा इंटेंसिटी का फार्मूला ये होता था, जो कि एम्पलीट्यूड का क्या होता था पहले लिखा चाहूं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 इंटू कॉस फाई, ठीक है। और मैंने तुमसे कहा था I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है A स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। अब देखना बेटा, अगर मैं ये कहूं इंटेंसिटी, बेटा मैंने अभी तुमसे बताया था इससे पहले इंटरफेरेंस कब इंटरफेरेंस होगा जब वेवलेंथ क्या हो सेम, फ्रीक्वेंसी क्या हो सेम, एम्पलीट्यूड क्या हो सेम, कैसा सोर्स हो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो या कोहेरेंट सोर्स हो। अब देखो अगर तुम्हें इंटेंसिटी लेनी है, इंटेंसिटी अगर मैं लूं, अगर मैं ये मानूं फार्मूला ये कि जो I1 इंटेंसिटी यानी कि जो इसकी इंटेंसिटी I1 है और नीचे वाले की इंटेंसिटी I2 है, वो दोनों क्या हैं सेम, और सेम है और किसके बराबर हैं, तो मैं क्या करूंगा यहां पर I0 रखा, यहां पर भी I0 रखा। अगर बेटा मैक्सिमम की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि सर जी अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये जब 1 हो गई तो क्या बचा 2 अंडर रूट I1 इंटू I2, अरे यही तो बचा, ठीक है I1 इंटू I2, ठीक है। और यहां पर जब ये बचता था, अच्छा दोनों I0 है, दोनों क्या है I0, तो अगर तुम यहां से अगर तुम यहां देखो तो I0 क्या हो गए I0 स्क्वायर, ये हो गया 2I0 और ये हो गया अंडर रूट I0 स्क्वायर का क्या हो जाता है I0, तो 2I0 कितना आ गया मेरे पास में 4I0। तो जब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो कितना होगा 4I0। और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए बेटा, मिनिमम इंटेंसिटी पता है कब होगी, जब फाई की वैल्यू क्या हो 180, और 180 में कॉस की वैल्यू क्या होती है -1। अगर यहाँ माइनस करूंगा तो देखो इससे ये दोनों, यहाँ भी 2I0 और यहाँ पर -2I0, तो मिनिमम जो इंटेंसिटी होती है इससे पहले करा चुका हूं, वो कितनी होगी 0। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0 और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखना जरा, अगर मैं इसको इंटेंसिटी के टर्म में लिखूं, ये सब लिखा हुआ है देखने जरूरत ज्यादा नहीं, देखो अगर मैं इसको इंटेंसिटी के टर्मोलॉजी में लिखूं, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब फार्मूला लिखा हुआ है सब कुछ, एक बार जरा सोचना, सर फार्मूला इंटेंसिटी का ये होता है, मैंने कहा I1 I2 किसके बराबर है I0, तो I1 की जगह I0, I2 की जगह I0, 2I0 यहाँ क्या हो गया cos। सर इसको अगर मैं सॉल्व करूं जरा देखना, I बराबर 2I0 और यहां पर हो गया प्लस 2I0 cos, ये समझ में आया। अरे I0 का स्क्वायर क्या हो गया I0 स्क्वायर, अंडर रूट से गायब होगा, दोनों में क्या कॉमन है 2I0, तो क्या बचा 1 प्लस, ऐसा फार्मूला cos का रखो जिससे कि 1 कट जाए। तो मैंने तुम्हें इससे पहले बताया है सर cos के 3 फार्मूला होते हैं cos थीटा के, एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब देखो इसलिए हम कौन सा फार्मूला रखेंगे, तो ये वाला। यहां पर एंगल थीटा है, तो सॉरी यहां पर 2 थीटा है, एंगल कितना है 2 थीटा, तो यहां पर एंगल थीटा बचता है। यहां पर एंगल सिर्फ क्या है फाई, तो फाई का एंगल आधा हो जाएगा। आधे का मतलब है यहां पर रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस, बेटा अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता, तो यहां पर अगर सिर्फ फाई है तो क्या हो जाएगा 5 बाई 2 माइनस। अब देखो एक से एक कट गया, 2 दूनी 4 आई नॉट cos स्क्वायर 5 बाई, इंटेंसिटी का फार्मूला ये आ जाता है जो ये लिखा हुआ बस, ठीक है। इसका हल्का ये उतार लो, हल्का सा ये उतार लो और ये उतार लो। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, आप लोग ऑनलाइन क्लास में क्यों नहीं उठते रात में? फोन नहीं है? कितने फोन में रिचार्ज नहीं है? 1 2 3 4 लोगों के फोन में रिचार्ज नहीं है। और किसके गांव में इंटरनेट नहीं आता? 4 1 5 के इंटरनेट नहीं आता। कौन सो जाता है? कर लिया, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी का फार्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है इंटेंसिटी का फार्मूला? I इक्वल टू 4 I नॉट cos स्क्वायर 5 बाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी सर 4 I नॉट, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी 0। अगर तुम्हें कोई एंगल दे रखा है तब हम ये फार्मूला लगा देंगे I बराबर 4 I नॉट cos स्क्वायर 5 बाई 2। समझ आ रही है? आज दिन कौन सा है? मंगल। पेपर का वो है शनिचर को, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, चौथे दिन है वो, चौथा पेपर है, ठीक है। 4th पेपर मैंने तुमसे कहा पेपर बहुत शानदार है, ठीक है। बस तुम लोगों को पढ़ने की कमी है, सही है। फार्मूलाज ठीक से याद करना, क्वेश्चन को ठीक से देखना, सिली मिस्टेक मत मारना, बहुत छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं।
आते होते हैं, फिर भी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, बहुत छोटी छोटी। उन छोटी छोटी मिस्टेकों से दूर रहना, बस पेपर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अभी मैं मेंस के पेपर देख रहा था, कल मैं मेंस के पेपर देख रहा था, अभी वो एक मेमोरी बेस्ड आए। मैं सोच रहा हूँ जिस दिन पीडीएफ मुझे मिल गई उसी दिन से मैं एक एक दिन में 2-2 3-3 पीडीएफ डालूंगा बना के, सब सॉल्व कर। तुम लोग देखना उसमें क्या होता है बेटा, जेईई मेंस में 30 क्वेश्चन होते हैं, 25 करने होते हैं। 30 होते हैं और करने कितने होते हैं? 25, जिसमें 1 से लेके 20 तक सब्जेक्टिव होते हैं और 20 से 30 तक जिसमें चॉइस होती है। 20 से 30 में कोई 5 करने होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं और उसमें नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, सब्जेक्टिव का मतलब जैसे आंसर तुम्हारा आया 15 तो उसमें लिखो 15। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होता है उसमें लिखो 15। आंसर आया तुम्हारा 0.75 तो लिखो 0.75। ऐसे करके होता है। तो पेपर तो वो मैंने क्वेश्चंस देखे थे, तो आप ये समझो 25 क्वेश्चन करने, टाइम कितना है? 60 मिनट। तो 25 दूनी 50। और बाबा तो गोला भरने को दिक्कत नहीं है भाई, गुल्ला थोड़ी ना भरना है, तो तुमको 2 मिनट से ज्यादा टाइम मिलता है उसमें। तो क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन थे। ठीक है, काफी सरल क्वेश्चंस थे। जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आप लोग देखना, लगभग मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे उसका। ये चीज है, नहीं तो आप उसका लेवल देखना होगी उसी प्रकार, उसका सरल लेवल नीट पूछेगा और बहुत सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से उठाए हुए क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे। ये रहता है। अभी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझको मिल रहे हैं उनमें ऐसा भी हो सकता है क्या पता क्वेश्चन नहीं आया हुआ हो, अब मेमोरी क्वेश्चन में डाल दिया। मेमोरी बेस्ड का मतलब है बस पूछ लिया, बताओ बच्चों कौन सा क्वेश्चन आया था, तो बच्चा कह रहा है सर ये क्वेश्चन आया था, उसमें बस बना दिए। सही है, इस प्रकार के क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा इसकी इंटेंसिटी जो होती है ना वो कभी चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। जो जहां पर इंटेंसिटी बीच में जो होती है वही इंटेंसिटी हर जगह होती है, इंटेंसिटी चेंज होने वाली नहीं। किसमें? इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, हाँ, इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन में बहुत सारी इंटेंसिटी चेंज होगी। ठीक है, एक चीज और सोचो बेटा, अगर मैंने तुमसे कहा अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, जरा सोचना, चलेंगे बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले ये देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ा था। न्यूटन की थ्योरी थी। न्यूटन किस चीज को डिस्क्राइब कर पाए, पहले ये बताओ। न्यूटन किस चीज को डिस्क्राइब कर पाए? न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी दी। पार्टिकल थ्योरी में वो किसको, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेकिन हाइजेंस और उन्होंने किसमें कहा, और उन्होंने कहा कि मीडियम में जाओगे तो वेलोसिटी तेज हो जाएगी, जो गलत था। फिर कौन आए? हाइजेन ने अपनी वेव थ्योरी दी। वेव थ्योरी में वो किस किस चीज को एक्सप्लेन कर पाए? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन कर पाए थे उसमें। और कौन सी थ्योरी? और उसके बाद में पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर पाए। और उन्होंने क्या दिया? इंटरफेरेंस दिया और क्या दिया? तो इंटरफेरेंस में उन्होंने कहा था वेव होती है और वेव में सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है। इसकी बात करी थी। उसके बाद में उन्होंने YDSC दिया था। YDSC कब होगा? जब तुम्हारा सोर्स कैसा हो? मोनोक्रोमेटिक और क्या हो? मोनोक्रोमेटिक, सेम वेवलेंथ और सेम इंटेंसिटी और सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये सब होंगे तभी। अब तुम बताओ क्या YDSC पॉसिबल है व्हाइट लाइट के लिए? नहीं, वो हमेशा मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट की सिंगल वेवलेंथ होगी। अब बताओ मेरे पास में दो अलग अलग एम्पलीट्यूड की भी सेम वेवलेंथ है, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग है। क्या इंटरफेरेंस पॉसिबल है? नहीं, तब भी इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। तो वेवलेंथ भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
अब जब बाई डी एस सी हुआ तो बाई डी एस सी में उन्होंने कहा कि बताओ सेंटर पर हमेशा क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज, और ब्राइट के बाद में डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। तो जो मुझे अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस देखूंगा तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस क्या होती है, बाई बराबर एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज के लिए फार्मूला ये होता है। डार्क के लिए क्या होता है, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, लैम्डा डी अपॉन 2d। फिर जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा और बीटा, यानी कि ब्राइट और ब्राइट के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ, या फिर डार्क और डार्क के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ। जो बीटा का फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। मुझे अच्छा देखो, बीटा कभी भी चेंज नहीं होती। ये देखो जो तुम्हारी थर्ड और फोर्थ के बीच में दूरी है वही 14वें और 15वें के बीच की भी दूरी होगी, सही है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस चेंज होती जा रही है कि शुरू में डिस्टेंस कम है बाद में डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ऐसी भी नहीं है। और एक और बात, इंटेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। इंटेंसिटी जो तुम्हारी ब्राइट जो इंटेंसिटी है वही तुम्हारी ऊपर भी इंटेंसिटी रहेगी, इंटेंसिटी चेंज होने वाली उसकी नहीं है, इंटेंसिटी हमेशा सेम रहती है। अच्छा, इंटेंसिटी के बाद में अब हम लोग बात करते थे उसकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जिसे किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन डी। कौन सी डी, स्मॉल डी कैपिटल स्मॉल डी, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अगर बीटा और स्मॉल डी का रिलेशन देखते थे तो बीटा बराबर डी थीटा, डी थीटा, लेकिन कौन सी डी, स्मॉल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाता था, बीटा अपॉन कैपिटल डी, बीटा अपॉन कैपिटल डी। ये हमारा फ्रिंज विड्थ का फार्मूला हो जाता था, ठीक है। इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या थी, 4I0। और वैसे अगर मुझे कोई फेज डिफरेंस दे रखा होता है तो जो फार्मूला होता है वो I = 4I0 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2, cos स्क्वायर फाई अपॉन 2। ये मेरी इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाता है। और मिनिमम जो इंटेंसिटी है वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वहां पर फेज डिफरेंस कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। फेज डिफरेंस 180 होगा तो वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हाँ सही है। तो ये सारी चीजें थी, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में तुम्हारा क्या पढ़ेंगे, बाद में हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिफ्रैक्शन, ठीक है। कल हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। फिर बहुत सारे जो नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ शिफ्टेड, इन सब की बात करेंगे, कितना कितना फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। कल एक बात और करेंगे कि जैसे मान लो अभी जो तुमने देख रहे थे कि उसके बीच में कोई वेवलेंथ थी नहीं। अब मैंने बीच में अगर एक स्लिट रखी, तुम्हें पता है स्लिट से जब भी लाइट जाएगी तो लाइट क्या जाएगी, लाइट का वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, यानी कि स्लिट कुछ ना कुछ रुक के जाएगी। ठीक है, तो स्लिट रुक के जाएगी कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में, तो जब स्लिट रुक के जाएगी तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब पाथ डिफरेंस कम हो जाएगा, तो उससे हमारी जो बाई की वैल्यू है वो भी क्या होगी, चेंज होगी, विड्थ भी चेंज होगी, सही है। ये सब तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे जब पाथ डिफरेंस चेंज होता है तो क्या होगा, सब कल बात होगी। ठीक है।